स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव, टीजीटी इंग्लिश, गोविंद राम सेक्सरिया इंटर कॉलेज बस्ती। बच्चों, इस समय कोविड-19 यानी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैली हुई है। सबसे पहले तो हम लोगों को इससे बचने का उपाय देखना है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कहीं भी रहें, हम दूरी पर रहें। हर 2-2 घंटे पर हमें अपने हाथों को हैंड वॉश से या डिटॉल या किसी अन्य साबुन से अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोना है। वैसे भी हम 2-2, 3-3 घंटे पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। सबसे पहले तो हमें इसकी बचाव करनी है, लेकिन साथ में हमें अपने पाठ्यक्रम पर भी ध्यान देना है, अपने सिलेबस पर ध्यान देना है, क्योंकि समय बीतता जा रहा है और पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बच्चों, आप अपने सिलेबस को देखते रहें। बीच बीच में हम सभी अध्यापकगण व्हाट्सएप के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। 9th और 10th में हम जो अंग्रेजी पढ़ना शुरू करते हैं, वैसे तो आप अब नर्सरी से ही अंग्रेजी के ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि हमारे बच्चे तमाम ग्रामीण क्षेत्रों से या ऐसी जगह से आते हैं जहां उनको अंग्रेजी की सही शिक्षा, सही जानकारी नहीं हो पाती है, तो हम आपको थोड़ा सा पहले शुरुआत में इसकी जानकारी दे रहे हैं कि जब भी हम अंग्रेजी लिखना शुरू करते हैं या जब हमने लिखना शुरू किया, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लेटर्स ABCD यानी जो 26 अक्षर हम लिखते हैं, तो हम देखते हैं पहले हम लिखने का अभ्यास करते हैं। जब हमको 26 लेटर लिखना और पढ़ना स्पष्ट रूप से आ जाता है, तब हम 2-2, 3-3 लेटर्स को जोड़ करके शब्द बनाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में वर्ड बोलते हैं। जैसे RAM राम, SITA सीता, मतलब इस तरीके से 2-2, 3-3 लेटर्स को जोड़ करके हम अपने वर्ड को बनाते जाते हैं। जब हमारे वर्ड बन जाते हैं, तो हम और आगे बढ़ने के लिए हम 2-2, 3-3 शब्द को, 2-2, 3-3 वर्ड को एक साथ जोड़ करके लिखने का प्रयास करते हैं। लेकिन बच्चों, जब भी हम किसी भी भाषा को, वो अंग्रेजी भाषा हो, हिंदी भाषा हो या संस्कृत भाषा हो, जब हम उसका वाक्य बनाते हैं, तो वाक्य बनाने के पहले उसमें हम जितने शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों की हमें पहचान मालूम होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमें वर्ड का पहचान नहीं मालूम होगा, उसका नाम नहीं मालूम होगा, तब तक हम उसे वाक्यों में सही ढंग से लिख नहीं सकते हैं, उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम जब शब्द बनाना सीख गए, हमको शब्दों को 2-2, 4-4 शब्दों को लिख करके एक सेंटेंस बनाना है, क्योंकि वैसे बताया भी जाता है कि अक्षरों के समूह से, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों के समूह से शब्द बनता है, शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। लेकिन अब समस्या हमारे सामने ये होती है कि हम वाक्य को बनाएं कैसे। तो वाक्य को बनाने के लिए हमें वाक्य में जितने शब्दों का प्रयोग करना है, उन शब्दों का नाम, उनकी पहचान मालूम होनी चाहिए।
वाक्य में हम जोड़ते कैसे हैं, इसके लिए तो हम फिर आगे आपको बताएंगे जब टेंस पढ़ाएंगे। फिर अभी हम आपको शब्दों के पहचान के बारे में बता रहे हैं कि जो हमारे शब्द हैं जिनका हमारे वाक्यों में प्रयोग होता है। बच्चों, ये शब्द 8 प्रकार के होते हैं, जिनका शायद नाम आपको मालूम ही होगा। संक्षेप में हम आपको बता भी दे रहे हैं। पहला जो हमारा वर्ड होता है वो नाउन है। नाउन का मतलब जिसको आप हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के अंतर्गत, नाउन के अंतर्गत वह शब्द आते हैं वस्तु, व्यक्ति या स्थान को बताने वाले जितने शब्द होते हैं वह हमारे संज्ञा होते हैं, या अंग्रेजी में उन्हें हम नाउन कहते हैं। अब बच्चों, इस नाउन के भी कई प्रकार हैं, लेकिन अभी हम प्रकार पर नहीं जा रहे हैं। अभी हम आपको केवल शब्दों का परिचय बता रहे हैं। तो दूसरा वर्ड है प्रोनाउन। प्रोनाउन माने जिन शब्दों को, जैसे जब संज्ञा की हमको जानकारी हो गई कि वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही हमारा संज्ञा है, वही हमारा नाउन है। जब इस बात की हमें जानकारी हो जाती है तो प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर हम जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं वे हमारे सर्वनाम होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। जैसे ही, सी। जैसे नाउन में आपने कहा राम, अब अगर हम राम के जगह पर हमको प्रोनाउन लिखना है तो हम ही लिखेंगे। जैसे आपने कहा सीता, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है तो फिर हम प्रोनाउन में आएंगे तो ही, सीता के स्थान पर हम सी का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा बॉयज़, लड़कों या लड़के, अब अगर हम इसके स्थान पर हमको प्रोनाउन का प्रयोग करना है तब हम दे का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से यूँ समझिए कि संज्ञा के स्थान पर, यानी नाउन के स्थान पर हम जिन भी शब्दों का प्रयोग करेंगे वह हमारे सर्वनाम शब्द होंगे, यानी प्रोनाउन होंगे। अब हम तीसरे नंबर पर आते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स हिंदी में होता है विशेषण। बच्चों, विशेषण क्या है? विशेषण का मतलब होता है विशेषता बतलाने वाला शब्द। अब विशेषता क्या है? जब हम किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की अच्छाई, बुराई, रंग, रूप, गुण, दोष आदि का वर्णन करते हैं, आदि के बारे में बताते हैं, तो उनके लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह शब्द हमारे एडजेक्टिव होते हैं, जिसको कि हम बच्चों हिंदी में विशेषण कहते हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि संज्ञा या सर्वनाम, यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले जो भी शब्द हैं वह हमारे एडजेक्टिव हैं। जैसे मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। अब मोहन की विशेषता क्या है कि अच्छा है, तो ये जो अच्छा शब्द है यानी गुड, यह एडजेक्टिव हो गया। बच्चों, इसी प्रकार से अगला शब्द हमारा होता है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया का मतलब होता है काम का करना। हमको ऐसे भी शब्द मिलेंगे जिनको पढ़ने मात्र से ही हमें इस बात की जानकारी हो जाती है कि इन शब्दों के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जा रहा है, या हम इन शब्दों के माध्यम से किसी के बारे में कोई बात बता रहे हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वह हमारे क्रिया होते हैं। जैसे राम जाता है,
तो जाता शब्द मीन्स जाना, यानी गो, इससे हमको क्रिया की जानकारी हो रही है, काम की जानकारी हो रही है, तो ये हमारा वर्ब हो जाता है। बच्चों, इसके बाद अगला शब्द हमारा आता है एडवर्ब। एडवर्ब को बच्चों हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण माने जो क्रिया की विशेषता बतलावे, यानी संज्ञा या सर्वनाम यानी नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, सभी प्रकार के शब्दों की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं वह हमारे एडवर्ब होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे हम आपको हिंदी में बता रहे हैं कि मोहन तेज दौड़ता है। अब दौड़ता है तो दौड़ने का काम हो रहा है, तो ये तो वर्ब हो गया, क्रिया हो गई आपकी। लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, फास्ट। तो अब ये जो फास्ट शब्द हुआ, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द जो होगा वो आपका एडवर्ब होगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। इसके बाद बच्चों अगला शब्द होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन माने संबंध सूचक शब्द। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है। अक्सर हम ना जानकारी के कारण इसका प्रयोग वाक्यों में गलत कर बैठते हैं और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन जब हम आपको काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन बताएंगे, यूज ऑफ प्रीपोजिशन बताएंगे, तब उसकी गहराई में जाएंगे डीपली। अभी सिर्फ आपको इतने बता रहे हैं कि ये संबंध सूचक अव्यय यानी संबंध सूचक शब्द जो हैं, ये वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर के वाक्य में आए हुए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध जोड़ते हैं। यह प्रीपोजिशन वह शब्द है बच्चों जो वाक्य में हमारे नाउन या प्रोनाउन जो भी आते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर के वाक्य में जो दूसरे नाउन या प्रोनाउन रहते हैं उनका संबंध उससे जोड़ते हैं जिसके पहले इनका प्रयोग होता है। जैसे इन, आन, एट, ऐसे तमाम शब्द हैं। ये बड़ा विस्तृत कोर्स है। अभी आपको केवल हम संक्षेप में बता रहे हैं, सिर्फ परिचय आप जान लीजिए शब्दों का। अगला है कंजक्शन। कंजक्शन वह शब्द होता है जो हमारे दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। जैसे एंड, राम और सोहन, तो एंड से हमने जोड़ा। राम और सोहन, राम अथवा सोहन। तो इस प्रकार से जब हम किन्हीं दो शब्दों को या किन्हीं दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तो वह शब्द हमारे कंजक्शन होते हैं। अंतिम होता है इंटरजक्शन, यानी विस्मय बोधक शब्द। इसका नाम ही बच्चों विस्मय बोधक शब्द है। ऐसे शब्द जिनको पढ़ने मात्र से शब्द जैसे मेरी निगाह के सामने आया, जैसे हमने शब्द को पढ़ा, तुरंत हमारे हृदय से, हमारे अंतस्थल से निकलता है खुशी की बात, हंसी की बात, दुख की बात। तो ऐसे खुशी व्यक्त करने वाले शब्द, दुख व्यक्त करने वाले शब्द जितने होते हैं उन्हें हम इंटरजक्शन कहते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण के लिए
ही डाइड, वह मर गया। हमने सुना तो तुरंत हमारे मन में दुख आएगा, अलास, दुख की बात है कि वो मर गया। द प्लेयर्स ऑन द मैच, खिलाड़ियों ने मैच जीत लिया। हुर्रा, बच्चे सामने आए, ब्रेवो, इस तरीके से शाबाशी देने वाले शब्द, उनके अंदर खुशी व्यक्त कराने वाले शब्द जो भी होते हैं वह हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। बच्चों, एक इंटरजेक्शन की पहचान हम आपको और बताते हैं। जहां भी जिस वाक्य से हमें खुशी हो रही है या जिस शब्द से हमें खुशी व्यक्त हो रही है, दुख व्यक्त हो रहा है, आप देखोगे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, विस्मय बोधक चिन्ह लगा रहता है। तो वैसे भी हम पहचान लेते हैं कि ये हमारे इंटरजेक्शन है। ये जो हम बच्चों, हमने आपको 8 प्रकार के शब्द बताए हैं, इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये 8 प्रकार के शब्द होते हैं, जिसका परिचय हमने आपको संक्षेप में कराया। जब आप शब्दों की पहचान सीख लेंगे तो अभी अगले चैप्टर में हम जब पहुंचेंगे तो इसके हम अलग अलग काइंड, अलग अलग उनका यूज बताएंगे। लेकिन बच्चों, सबसे पहले तो हमें सेंटेंस बनाना आ जाए। सेंटेंस बनाने के लिए तो हम को टेंस पर जाना पड़ेगा, लेकिन अभी हम टेंस पर जाने के पहले सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी हमारे शब्दों का ऐसा समूह जिससे हमें एक अर्थ की जानकारी हो, वही हमारा वाक्य है। लेकिन बच्चों, ये वाक्य की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य की रचना हम कैसे करते हैं? तो जब भी हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, सपोज कीजिए जैसे आप मकान बना रहे हो, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 1 मंजिला मकान बन के तैयार हो जाता है। तो क्या बच्चों डायरेक्ट मकान बन जाता है? नहीं, उसके लिए पहले हम ईंटों को इकट्ठा करते हैं, ये पहचानते हैं ये ईंट है, ये बालू है, ये सीमेंट है। इन सभी चीज़ों को जब हम एकत्र करके एक नियमानुसार जोड़ते चले जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी बिल्डिंग तैयार होती चली जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब भी हमें सेंटेंस बनाना होगा तो पहले हमें सेंटेंस के अलग अलग पार्ट को पढ़ना पड़ेगा। हम देखेंगे हमारे सेंटेंस में कितने पार्ट हैं। जब सेंटेंस के अलग अलग पार्ट की जानकारी हमें हो जाएगी तब उनको हम एक नियम से जोड़ते चले जाएंगे, हमारा सेंटेंस बनता चला जाएगा। अब बच्चों, सेंटेंस के बारे में तो हमने आपको बताया कि शब्दों के मेल से, शब्दों के समूह से सेंटेंस बनता है। लेकिन ये सेंटेंस जो है, इसमें मुख्य रूप से पार्ट कितने होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स? सेंटेंस में मुख्य रूप से बच्चों 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट से हमारा सेंटेंस बना होता है, जिसका पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। यह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। किंतु कैसे हम जानेंगे कि हमारे वाक्य का कौन सा हिस्सा, वाक्य का कौन सा शब्द सब्जेक्ट है
और कौन सा शब्द प्रेडिकेट है, इस बात की जानकारी हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए बच्चों ये जान लीजिए कि जैसे कोई वाक्य होता है तो वाक्य में हमको जो अर्थ मिलता है, या तो ऐसा अर्थ मिलता है कि जैसे जिस वाक्य में कोई ना कोई काम हो रहा है, या दूसरे प्रकार के रूप में हमको ऐसा वाक्य मिलता है जहाँ पर हम देखते हैं किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में कोई बात बताई जा रही है। अक्सर हमें इन दो चीज़ों की जानकारी वाक्य को पढ़ने से हो जाती है। तो जब हम वाक्य को पढ़ें तो हमको यह देखना है कि वाक्य में जिसके बारे में कोई बात बताई जा रही है या जिसके बारे में किसी बात का वर्णन किया जा रहा है, वह हिस्सा हमारा वाक्य का सब्जेक्ट होता है। बच्चों फिर से समझिए कि वाक्य में हमारे दो प्रकार के अर्थ मिलते हैं। एक ऐसा मिलता है जिसमें हम देखते हैं किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में कोई न कोई बात बताई जा रही है। तो यदि ऐसा वाक्य है तो जिस वस्तु के बारे में या जिस व्यक्ति के बारे में कोई बात बताई जा रही है, वह वस्तु या वह व्यक्ति उस वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा। या यदि ऐसा वाक्य मेरे सामने है जिस वाक्य में कोई काम हो रहा है, तो बच्चों अगर काम हो रहा है तो निश्चित रूप से उस काम का करने वाला भी कोई होगा। तो उस काम को करने वाला जो हुआ वही मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब बच्चों आपको सब्जेक्ट की जानकारी हो गई। जब सब्जेक्ट की जानकारी हो गई तो प्रेडिकेट बहुत आसान है। सब्जेक्ट के बारे में वाक्य में जो कुछ बताया जा रहा है, जो कुछ वर्णन किया जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, वो सारी चीज़ें हमारा प्रेडिकेट हैं। ये हमारे वाक्य के दो पार्ट होते हैं। अब आप सबसे पहले घर पर अल्फ़ाबेट लेटर्स के बारे में जानकारी लें। 26 लेटर, जिसमें भी वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल यानी जो आपका AEIOU है, इसी से आपकी सारी मात्राएं भी बनती हैं। इसके बाद 2-2 4-4 स्पेलिंग जोड़ करके शब्दों को जोड़ना सीखिए। इसके बाद जब शब्द आपके जुड़ जाएं तो अभी हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया है, उससे आप शब्दों की पहचान करना सीख लीजिए। फिर सेंटेंस का पार्ट अभी हमने जो आपको शुरू किया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में आप अध्ययन कर लें। इतना आप आज अपना होमवर्क, इसको कुछ लिखित रूप में रिटन में नहीं करना है, केवल आपको, चूँकि आपके बुक में, ग्रामर की बुक में सबसे पहला चैप्टर यही है। हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बीच में है।